हेलो गाइस, वेलकम टू 29 जुलाई का एनालिसिस। 28 जुलाई का आई नो मिस हो गया है। आई ट्राई कि मैं उसका जो मार्क्ड वर्जन है वो आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि अगर टेलीग्राम पे डाला तो वो चैनल ही डिलीट हो जाता है ड्यू टू कॉपीराइट रीजंस। व्हाट्सएप का जो लिंक है वो कम्युनिटी पे मैं शेयर कर दूंगी, राइट। यही कर सकती हूँ मैं। यू हैव टू गो थ्रू इट बाय योर सेल्फ। टू हेल्ड डे आफ्टर 3 IAS एस्पिरेंट्स ड्राउन इन बेसमेंट्स। तो IAS की कोचिंग है रॉज IAS स्टडी सर्कल, बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो वहाँ पे एक बहुत दुखद घटना हो गई एंड देयर वर 3 IAS एस्पिरेंट्स जो ड्राउन हो गए बेसमेंट में। तो क्या हुआ, अ डे आफ्टर 3 सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स ड्राउन्ड इन द बेसमेंट ऑफ अ प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट, द दिल्ली पुलिस ऑन संडे अरेस्टेड इट्स कोऑर्डिनेटर एंड द बिल्डिंग ओनर एंड बुक देम फॉर कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड ये प्लान नहीं किया था, बट हाँ मर्डर हो गया। द अक्यूज्ड have been sent to judicial custody for 14 days. The deceased have been identified as Shreya Yadav, तान्या सोनी, नेविन देविन। तो ये डिफरेंट स्टेट से थे। मेयर शैली ओब्रॉय said Rao's IAS स्टडी सर्कल had been running library in the basement in violation of law। तो लाइब्रेरी रन कर रहे थे बेसमेंट में, which was violation of law। It was said that a drain passing in front of the building burst and like a flash flood water entered the basement and students got trapped, Miss Oberoi said। तो ड्रेन थी सामने फ्रंट ऑफ बिल्डिंग, वो बर्स्ट हो गई एंड पानी जो है वो एंटर कर गया। शी एंड एन ऑफिशियल ऑफ द म्यूनसिपल काउंसिल ऑफ दिल्ली सेड नन ऑफ द अदर बिल्डिंग्स नेक्स्ट टू द सेंटर हैड फेस्ड फ्लडिंग। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का वो था कि वो ड्रेन को मेंटेन करे और उन्होंने वो ड्रेन मेंटेन नहीं करी, वहाँ से जो वाटर है वो एंटर कर गया। यस, कोचिंग में जो आपकी बेसमेंट बनी है उस पर भी अगर कुछ इलीगली बना है तो उस पर कौन चेक रखेगा? म्युनिसिपल काउंसिल। तो यहाँ पर क्या ये ढकने की कोशिश कर रहे हैं? बिकॉज दोनों की ही मिलीजुली भगत है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, राइट। इसमें से आपको कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है अभी। Manu's historic bronze opens India's medal hunt. The 22-year-old she became the first Indian woman shooter to win a medal in Olympics. ठीक है ना? As she wins medal in 10-meter air pistol event, she will now compete in 10-meter pistol mixed team and 25-meter pistol mixed team. तो यहाँ पर हमें इनका पूरा नाम रखना है। मनु तो बहुत ही इजी नाम है। बाकेर, बेकर से याद रख सकते हैं। बेकर के अंदर बी के साथ अगर हम एच लगा दें तो बाकेर बन जाएगा। नाउ अब इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो नोट करेंगे। सबसे पहले शी इज़ अ 22-year-old, 22 साल की हैं, ठीक है ना। सेकेंड, फर्स्ट इंडियन वुमेन शूटर टू विन मेडल इन ओलंपिक्स। टू विन, पोडियम मतलब मेडल जीता है, विन मेडल इन ओलंपिक्स, ठीक है ना। और इनका इवेंट कौन सा था? 10-मीटर एयर पिस्टल इवेंट। 10-मीटर एयर पिस्टल इवेंट। अभी ये 10-मीटर एयर पिस्टल इवेंट मिक्स में भी खेलेंगी और 25 मीटर में भी क्या पता मेडल निकाल जाए, जिसमें अभी इनका मेडल निकाला है, ठीक है ना। डिसमिसल कैंपेन एट द टोक्यो वेयर शी फिनिश मेडललेस अक्रॉस 3 इवेंट्स। वहाँ पर मेडल नहीं जीत पाई थी। ये सेकेंड टाइम ओलंपिक्स में गई हैं। पार्टिसिपेटेड इन टोक्यो ओलंपिक्स। और ये बन गई जो फर्स्ट मेडल आया जिनका, ठीक है ना। फर्स्ट मेडल ओलंपिक्स में, फर्स्ट मेडल जीता इन्होंने, ठीक है ना। द मेडल वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वन बाय इंडियन वुमेन शूटर। शी वॉज नेवर आउट ऑफ मेडल कंटेंशन, वॉज इन सिल्वर मेडल प्लेस, बट लास्ट में मतलब वो सिल्वर जीतने वाली थी, बट लास्ट में थोड़ा सा फर्क रह गया तो नहीं जीत पाई। अब यहाँ पर दूसरों के कौन गोल्ड लेकर आए, कौन सिल्वर लेकर आए, और ब्रॉन्ज तो हमारा है, तो ये भी हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो गोल्ड है वो साउथ कोरिया का है। जी ये जिन का गोल्ड है। किम ये जी का, अरे मैंने गोल्ड क्यों दोबारा लिख दिया यहाँ पर, फिर मैं साउथ कोरिया लिख देती हूँ। साउथ कोरिया का है। साउथ कोरिया ये सिल्वर है, ठीक है ना। और हमारा ब्रॉन्ज आया इसमें मनु बैकर का, ठीक है जी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। येस, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू लर्न, ठीक है। 0.1 से रह गए हम, 0.1 से रह गए, नहीं तो हमारा गोल्ड आ जाता, सॉरी सिल्वर आ जाता। नॉट ऑल रिक्वायर टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट टू गो अब्रॉड, ठीक है ना। अब यहाँ पर टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट्स,
टू गो अब्रॉड, बाहर जाने के लिए किस किस को टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, रिक्वायरमेंट्स किस किस की हैं, ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जिनके अगेंस्ट साइड ओनली दोज अक्यूज ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, ओनली दोज अक्यूज्ड ऑफ फाइनेंशियल irregularities of having huge tax arrears needed them। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखो, टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट्स टू गो अब्रॉड। अब यहाँ पे टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा, बट वो किनको चाहिए, जो अक्यूज्ड हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कुछ टैक्स के अंदर गड़बड़ घोटाला किया है, उनको बाहर जाने के लिए टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। द मिनिस्टर इन द finance bill has proposed to add reference to Black Money Act the list of acts under which any person should clear his liability to obtain the certificate। ठीक है ना। तो फाइनेंस बिल के अंदर प्रपोज किया है, प्रपोज है, ड्राफ्ट है कि अगर इस चीज़ में अगर आपने कुछ किया हुआ है तो आपको टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। द मिनिस्ट्री सेड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थ्रू अ 2004 नोटिफिकेशन हैज स्पेसिफाइड द सर्टिफिकेट मे बी रिक्वायर्ड ओनली इन केस ऑफ सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस अंडर वैक्स टैक्स। मतलब यहाँ पर क्या था, पहले इनकम टैक्स ने, अब यहाँ पर वैसे इतनी डिटेल में आएगा नहीं, बट नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो। 2004 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट said only in serious financial irregularities, अगर तुमने कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ घोटाला किया है तो तुम्हें सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, बाहर जाने के लिए कि भैया हाँ ठीक है तुम जा सकते हो। ठीक है ना। बट अभी प्रपोजल आया है, प्रपोजल अब क्या आ रहा है, टू इंक्लूड ब्लैक मनी एक्ट 2015 एक्ट्स। ठीक है ना। मतलब जो उसके अंदर ब्लैक मनी जो एक्ट है, उसके अंदर जो एक्ट्स हैं उनको भी इंक्लूड करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। ठीक है ना। तो 2004 में ये था, अब ये प्रपोजल है। आपको क्या याद रखना है कि बाहर जाने के लिए जिन्होंने ह्यूज टैक्स के अंदर कुछ गड़बड़ घोटाला किया, उनको क्या चाहिए रहता है, टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट टू गो अब्रॉड, बाहर जाने के लिए। द यूनियन गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट ऑफ लॉन्चिंग द स्कीम्स इन प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग विच विल बी अनाउंस्ड इन लास्ट वीक्स बजट विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम इंटर्नशिप स्कीम लेकर आ रहे हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है ना। इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर 1 करोड़ youth in 500 top companies। ठीक है ना। अब यहाँ पर इंटर्नशिप होगी, इंटर्नशिप काम सिखाया जाएगा। तो ये क्या है, यूनियन गवर्नमेंट स्कीम्स इन प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, एम्प्लॉयमेंट के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए ये कर रहे हैं। द स्कीम इंक्लूड 500 टॉप कंपनीज में काम होगा। फाइनेंस सेक्रेटरी ने बोला है इस साल तक स्टार्ट हो जाएगा, स्किल डेवलपमेंट होगी। द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑल्सो सेड द डिसीजन टू इंसेंटिवाइज हायरिंग फॉर फर्स्ट टाइमर्स विद द सैलरी ऑफ लिमिट ऑफ 1 लाख अ मंथ हैड एम टू कीपिंग द स्कीम सेक्टर न्यूट्रल। आई अग्री इज हाई। तो ये और भी हेल्प करेंगे। हमें यहाँ पर ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए कि इंटर्नशिप का प्रोग्राम है कुछ, इसकी ज़्यादा डिटेल्स नहीं पड़ी। 500 टॉप कंपनीज में यूथ को जो है काम करने का मौका मिलेगा और ये एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग का स्कीम का पार्ट होगा। ठीक है। अभी इतना ही पता है, आगे चलेंगे। प्रशांत किशोर टू लॉन्च पॉलिटिकल पार्टी ऑन अक्टूबर 2 को लॉन्च करेंगे। जन सूरज इनका नाम है पार्टी का। ठीक है ना। अक्टूबर 2 को गांधी जयंती होती है, उसी टाइम पे लॉन्च करेंगे और असेंबली पोल जो है बिहार के अंदर नेक्स्ट ईयर 2025 में उनको लड़ेंगे इस पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू। ठीक है ना। As stated earlier, Jan Suraj will become a political party. Mr. Shiro also saying several parties, including was attended by several parties. वो ठीक है, ये इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये इम्पोर्टेंट है। प्रशांत किशोर
प्रशांत किशोर टू लॉन्च पॉलिटिकल पार्टी ऑन 2 अक्टूबर। अब दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक की पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? जनसूरज, सूराज है, डबल ए है, ठीक है ना। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, ठीक है। ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। आगे चलेंगे। एंड हाँ, एक और चीज, टू फाइट इलेक्शंस इन बिहार। बिहार में इलेक्शंस लड़ेंगे और बिहार के इलेक्शंस कब है? 2025 में, ठीक है। आगे चलेंगे। नीति आयोग क्या करता है? नीति आयोग और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक। सोचता है ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट रिप्लेसेस प्लानिंग कमीशन एंड एम्स टू इवॉल्व द स्टेट्स इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग। इट विल बी प्रोवाइडिंग स्ट्रैटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड्स द आयोग एज इट्स चेयरपर्सन। तो यहाँ पर नीति आयोग, क्योंकि इसकी जो मीटिंग थी वो अटेंड नहीं करी बहुत मिनिस्टर्स ने, तो ये अब न्यूज़ में आ रही है। कोई कह रहा है कि प्लानिंग कमीशन वापस से लेकर आओ, ये सही नहीं है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या, हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या, ठीक है। तो अब ये क्या है? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए नीति की। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग तो है ही है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है जी। अब ये क्या है? इट इज़ अ थिंक टैंक। थिंक टैंक क्या होता है? जो रिसर्च करता है, सर्वे करता है कि कैसे इंप्रूव कर सके। यूनियन गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, ठीक है ना। और इसने क्या करा? दिस वॉज द वन दैट रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। ना ये वाला क्वेश्चन कि प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया या नीति आयोग किसका रिप्लेसमेंट है, ये आपको बहुत सारे PYQs में दिख जाएगा, ठीक है ना। तो PYQ अलर्ट है यहाँ पर, ठीक है। इसका एम क्या है? एम्स टू इन्वॉल्व द स्टेट्स इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया, ठीक है ना। और जो इसका 5वां पॉइंट बनेगा, क्या कर रहे हैं? स्टेट्स को इन्वॉल्व करना है इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में इंडिया में। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड्स द आयोग, दैट इज ही इज द चेयरपर्सन, ही और शी, ठीक है ना, चेयरपर्सन। अब उसके बाद यहाँ पर नीति आयोग कब बना था? नीति आयोग formed on 1 जनवरी 2015 में ये बना था, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्टेट्स को इन्वॉल्व करना चाहते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था, 2015 में बना था। चेयरपर्सन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, दैट इज द हेड ऑफ द नीति आयोग इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर हम नीति आयोग की बात करने वाले हैं। विद 10 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज रिप्रेजेंटिंग स्किपिंग द 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, 7 of them boycotted it. The think tank role has been called in question. अब यहाँ पर जो 9th नीति आयोग की मीटिंग हुई वो बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स ने स्किप कर दी और बहुत सारों ने बायकॉट कर दी कि हम नहीं जाएंगे, ठीक है। पंजाब, हिमाचल और भी बहुत सारी, बिकॉज ऑफ कंसर्न रिसीव एलोकेशन, वो कह रहे हैं कि हमको बजट में तो कुछ पैसा दिया नहीं, ठीक है, क्या डेवलपमेंट करेंगे हम। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर वहाँ गई, उन्होंने बोला कि मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, मुझे तो सिर्फ 15 मिनट दिए गए, बाकी चीफ मिनिस्टर को 20 मिनट दिए गए, 25 मिनट दिए गए, तो फिर वो उठकर वहाँ से आ गई। अब यहाँ पर हमें एक ही लाइन लिखनी है, 2-3 लाइन लिखनी होंगी, ठीक है ना। नीति आयोग 9th governing council meeting skipped or boycotted by many states। अब वो कौन सी स्टेट्स हैं जिन्होंने स्किप किया है? वो ऑपोजिशन वाली स्टेट्स है। अब क्योंकि द हिंदू इज अ लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर, तो वो ये बताएंगे नहीं कि भाई ऑपोजिशन स्टेट जितने जहाँ पर बीजेपी नहीं है उन्होंने उसको बायकॉट कर दिया, ठीक है ना। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। और उनका क्या कहना था कि हमको बजट नहीं मिला, ठीक है, मतलब हमको एलोकेशन नहीं हुआ, बजट में हमको इतने पैसे नहीं दिए गए, तो ये कहना है। चलो आगे चलेंगे।
प्लास्टिक मेस, ठीक है ना। प्लास्टिक क्या है, बहुत ही खराब है। इंडिया लाइक अदर लार्ज इकोनॉमीज फेस्ड अ सिग्निफिकेंट प्लास्टिक वेस्ट प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू 2021 रिपोर्ट बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। फॉर 4 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट आर जनरेटेड एंड 4 मिलियन प्लास्टिक मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो है वो जनरेट हो रहा है इंडिया के अंदर। अनफॉर्चुनेटली ओनली अ क्वार्टर ऑफ दिस वेस्ट इज रिसाइकल्ड और ट्रीटेड विद द रेस्ट एंडिंग अप इन लैंडफिल्स। बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वेस्ट ऐसा है जो कि हम जिसको रिसाइकल कर पा रहे हैं, बाकी सारा लैंडफिल्स में जा रहा है। 2016, the plastic waste management rules have mandated that users of plastic are responsible for collecting and recycling their waste. अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कब से ये कंपलसरी किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक्सटेंडर प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने वाले हैं कि ये क्या है। देखो यार, मैं प्लास्टिक की बकेट बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है ना। प्लास्टिक की बकेट बनाऊंगी और बेचूंगी। मैंने बकेट बनाई, मैन्युफैक्चर करी, ठीक है ना। मैंने दुकानदार पकड़ा, मैंने उसको बेची शॉपकीपर को, ठीक है ना। मेरा काम खत्म हो गया ना, शॉपकीपर ने आगे बेच दी, ठीक है ना। अब मैं अच्छी बनाऊंगी तो शॉपकीपर को मैं बार बार सेल करती रहूंगी, तो शॉपकीपर ने कस्टमर को बेची, कस्टमर ने उसमें कपड़े धोने स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना। कपड़े धोए उसने, ठीक है ना। अब कपड़े धोने के बाद वो टूट गई, ब्रोकन, ठीक है ना। जब वो ब्रोकन हो गई तो कूड़े वाला ले गया, ठीक है, या वॉट एवर वेस्ट में चली गई वो, ठीक है ना। अब वेस्ट में चली गई तो वो लैंडफिल में चली गई, ठीक है ना। अब मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, ये वाली जर्नी से, ठीक है ना। मुझे यहाँ तक की जर्नी से फिर थोड़ा बहुत मतलब था कि भैया प्रोडक्ट सही निकल जाए, ठीक है। बट उससे ज़्यादा मुझे कोई लेना देना नहीं है कि कपड़े में लगाएं, उस पर टूट गई है वो, लैंडफिल में चली गई, मुझे कुछ नहीं है। पर गवर्नमेंट ने कहा कि क्योंकि तुम प्लास्टिक से पैसा कमा रहे हो, तुम्हारी घर की रोटी पानी बकेट प्लास्टिक मेकिंग से चल रहा है, तो तुम्हें तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी। जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, जो चीज़ बना रहा है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसको क्या नाम दे दिया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं EPR, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, क्या बात कर रहे हैं हम, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR की हम बात कर रहे हैं। अब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, EPR जो है, इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि आओ अब तुम यहाँ से ये जो वेस्ट है, यहाँ से प्लास्टिक उठाओ, ठीक है ना, मैन्युफैक्चर को, और इसको रिसाइकल करो, ठीक है ना। और ये तो मैंडेटरी है, ठीक है। अब इसमें आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं ये। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वर इनिशियली वॉलंटरी, पहले ये वॉलंटरी था कि मेरी मर्जी है कि मैं यहाँ से बेचने के बाद, मैं यहाँ पर बेचने के बाद यहाँ पर कुछ करूँ ना करूँ, बट अब ये कंपलसरी हो गया है, ठीक है ना। बट आर नाउ इन्फोर्स थ्रू एन ऑनलाइन EPR ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एक EPR ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिससे ये रूल्स अप्लाई किए जा रहे हैं। द EPR सिस्टम्स इन्वॉल्व पैकेजर्स, इंपोर्टर्स, लार्ज इंडस्ट्रियल यूजर्स ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग। अब इसके अंदर हमने बाल्टी की ली है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन कौन लोग कर रहे हैं, जो पैकिंग के लिए इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। रिसाइकलर्स हु हैव नेटवर्क्स टू कलेक्ट प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल द वेस्ट एंड रिसीव वैलिडेटेड सर्टिफिकेट फॉर ईच टन रिसाइकल्ड। अब यहाँ पर हम पूरा लिखेंगे, ये समझ में आ गया आपको, ये नोट नहीं करना था, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल थी। एक मिनट रुको, अगर तुमको ऐसा लगता है कि ये हमको काम आ सकती है तो इसको मैं इधर लगा देती हूँ, ठीक है ना। तो तुम देख लेना, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हुई तो तुम पीछे आके देख सकते हो, ठीक है। डिलीट ही हो गई, चलो। ठीक है, चलो हो गया। अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके अंदर क्या होता है, इसको EPR भी बोलते हैं, ठीक है जी, EPR भी बोलते हैं, फाइन। अब इसके अंदर क्या किया, 2016 से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स made it mandatory that users of plastics are responsible for
collecting and recycling their waste, कि जितना कूड़ा वो कर रहे हैं, ठीक है ना, वो इकट्ठा करें, उसको रिसाइकल करें। अब ये बहुत देर तक वॉलंटरी था, अब इन्होंने क्या कर दिया, ठीक है, अब इन्होंने क्या कर दिया, ट्रेडिंग करनी, ऑनलाइन ईपीआर प्लेटफॉर्म फॉर इन्फोर्समेंट मतलब इसको लागू करने के लिए ईपीआर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना दिया, ईपीआर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अब ईपीआर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है, ईपीआर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है, रिसाइक्लर्स who have networks collect plastic waste, recycle it, receive validated certificates for each ton recycled। जो एक टन रिसाइकल होता है, जो ईच टन रिसाइकल होता है, उसके लिए इनको सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। समझ रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर दोबारा आते हैं। अब यहाँ पर मान लो मैंने नाम रखा तनु मनु बास्केट या प्लास्टिक्स, ठीक है ना। अब तनु मनु प्लास्टिक कहाँ जाएगा, यहाँ पर वेस्ट इकट्ठा करने। मेरे पास तो इतने लिंक्स ही नहीं है भाई, मुझे तो प्लास्टिक की बाल्टी बनानी आती है और बेचनी आती है, मेरे पास नहीं है लिंक कि मैं जाऊँ, मैं एक फैक्ट्री लगाऊँ जो रिसाइकल करे। तो मेरे पास टिन आ गया, ठीक है ना, टिन वेस्ट रिसाइकल्स। तो टिन वेस्ट रिसाइकल्स का काम क्या है कि ये कूड़ा वेस्ट इकट्ठा करेगा, उसको रिसाइकल करेगा, और वो रिसाइकल जितना करेगा उसको उसका सर्टिफिकेट मिलता रहेगा, ठीक है ना। अब वो ये जो सर्टिफिकेट है वो सेल कर सकता है, किसको, मुझे तन्नू मन्नू को। मैं इसके पास जाऊंगी टिन के पास कि भाई दे दे मुझे सर्टिफिकेट, पैसे ले ले, और वो फिर मैं गवर्नमेंट को जाके दिखा दूंगी, देखो मैंने इतना वेस्ट जो है वो रिसाइकल किया, ठीक है। अब हर क्या जितना प्रोड्यूस करो प्लास्टिक, उसके हिसाब से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट आपको करवाना है, सही। दीज सर्टिफिकेट्स कैन बी अपलोडेड टू डेडिकेटेड सीपीसी प्लास्टिक पोर्टल। अब क्या कह रहे हैं, दीज सर्टिफिकेट्स कैन बी अपलोडेड टू डेडिकेटेड CPCB portal and purchased by plastic पैकिंग कंपनीज। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो किस पे हल्ला बोला जा रहा है, प्लास्टिक पैकिंग कंपनीज पे, ठीक है ना। तो प्लास्टिक पैकिंग कंपनीज पे, ठीक है। अब यहाँ पर CPCB की फुल फॉर्म लिख लो, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है ना। तो ये है पूरा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का, 2016 में स्टार्ट हुआ, ट्रेडिंग हो रही है अब इसकी, ये हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद and purchased by plastic packaging that fall short of their annual recycling targets. In 22-23, CPC estimates certificates of 3.7 tons of were generated. However, it was discovered that all certificates were legitimate, they were fraudulent. अब इसके अंदर fraudulent certificates भी आने लगे हैं, तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। ओके, तो प्लास्टिक एक्सटेंडर प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लास्टिक पैकेजिंग कंपनीज का, ये प्लास्टिक पैकेजिंग कंपनीज का। ये आगे चलेंगे। It took 5 days for the ICMR to strongly criticize the poor design of long-term safety study of Covaxin by, अब यहाँ पर safety study of Covaxin by BHU, that is Banaras Hindu University, ठीक है ना, चैलेंज्ड बाय ICMR। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये सही नहीं है, ये जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, ठीक है, ये सही नहीं है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वालों की जो स्टडी है, स्टडी पब्लिश्ड इन, तो ICMR कह रहा है कि जो ये स्टडी है ये सही नहीं है, ड्रग सेफ्टी जो ये स्टडी है
ये सही नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जिस तरह होनी चाहिए थी. स्टडी नॉट कंडक्टेड द वे it should have been. Says ICMR. ठीक है, अब आगे चलेंगे. अब यहाँ पर देखो यार, पूजा खेडकर जो है उन्होंने रिजर्वेशन पे बात दोबारा से वापस ले आए हैं घूम फिर कर. ठीक है, उन्होंने कि लोग कितने क्रेजी है टू बिकम यूपीएससी क्लियर करने के लिए कि वो किसी भी हद तक जाते हैं, कुछ भी सर्टिफिकेट बनवाते हैं. करप्शन अभी भी चल रही है मतलब सर्टिफिकेट्स बनने में, जो मुझे लगता था कि नहीं होगा. मुझे ये था कि जेन्युइन है कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं उनके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है क्योंकि वो ओबीसी हैं, मतलब जेन्युइन है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अरे क्यों है, बट नहीं, जेन्युइन है. ठीक है, बट अब ये वाली चीज़ के बाद ऐसा लग रहा है कि जेन्युइन जो था वो जेन्युइन नहीं लग रहा है. तो अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आर्टिकल 15 एंड 16 गारंटी इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स इन एनी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिस्पेक्टिवली. इक्वालिटी मिलती है, बट यहाँ पे रिजर्वेशन वाला जो है वो एक एक्सेप्शन है. ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करेंगे. ठीक है ना, तो आर्टिकल 15 एंड 16. आर्टिकल 15 एंड 16 गारंटी equality to all citizens in any policy of government and public employment. कोई भी पॉलिसी है गवर्नमेंट की उसके अंदर इक्वालिटी होगी और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी इक्वालिटी होगी, मतलब सरकारी नौकरियों में भी इक्वालिटी होगी. ये आर्टिकल 15 और 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं. इन ऑर्डर टू अचीव सोशल जस्टिस दे ऑल्सो इनेबल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी और ये सब. एंड इन्होंने रिजर्वेशन दे दी. एससी की जो रिजर्वेशन है वो 15% है, एसटी की 7.5% है और 27% ओबीसी की है, जो कि 1919 में वीपी सिंह गवर्नमेंट ने ग्रांट करी थी. अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट लिखेंगे. ठीक है ना, रिजर्वेशन ग्रांटेड for advancement of socially and educationally backward क्लासेस. जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको इन्होंने ग्रांट कर दी, जिसमें से ओबीसी, एससी, एसटी को ग्रांट हो रखी है. एसटी को 15%, एससी को, और 7.5% एसटी को, 7.5% और ओबीसी को 27%. जो ये 27% ग्रांट करी गई ये 1990 व्हेन वीपी सिंह वाज प्राइम मिनिस्टर. ठीक है ना, और किसके बेसिस पे? इम्प्लीमेंटेड इन सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन मंडल कमीशन 1980 में ऐसा बोल के क्या. ठीक है ना, और इम्प्लीमेंटेड ऑन इन सेंट्रल गवर्नमेंट 1980 रिकमेंडेशंस, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस पे ये ओबीसी की जो रिजर्वेशन है वो आई. ठीक है, 2005 रिजर्वेशन वाज इनेबल्ड इन एजुकेशन. 2005 में रिजर्वेशन was enabled for OBC, SC and ST इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पहले नहीं थी, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी ये लगा दी गई. ठीक है, 2019 10% रिजर्वेशन वाज इनेबल्ड फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. ठीक है, यहाँ पर सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए आ गया, फिर फाइनेंशियली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, फाइनेंशियली वीकर सेक्शंस के लिए क्या लेकर आए? EWS. कब लेकर आए? 2019 में 10%
जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है। ईडब्ल्यूएस को क्या लिखेंगे? इकोनॉमिकली, मतलब जो जिनको हम कह सकते हैं दे आर नॉट वेल टू डू फैमिलीज फाइनेंशियली, ठीक है ना, सेक्शंस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ठीक है। 27% रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी। अब इंदिरा सानी जजमेंट के अंदर क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनेंगे। इंदिरा सानी केस 1992। यार अब यहाँ पर ना पहले ये डिस्कस कर लेते हैं रिजर्वेशन के बारे में, कि रिजर्वेशन आर्टिकल 15-16 कहता है इक्वालिटी होगी, ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही रिजर्वेशन के बारे में बात करी हुई है, जिसको कहते हैं सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना है हमें। जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनको ऊपर लेकर आना है। उनको ऊपर लेकर आने के लिए क्या किया? ओबीसी को 27%, पहले तो सबसे पहले SC ST को 15% और 7.5% रिजर्वेशन दी। ओबीसी को 27% 1990 में VP सिंह गवर्नमेंट ने दी। किसके कहने पे की? मंडल कमीशन के कहने पे, जो 1980 में बिठाया गया था। 2005 में रिजर्वेशन जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दे दी गई, ठीक है ना, जिसके अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन आई ओबीसी, SC और ST की, ठीक है। फिर आया फाइनेंशियली वीकर सेक्शन। फाइनेंशियली वीकर सेक्शन के लिए 2019 में 10% रिजर्वेशन दी, जिसको EWS की रिजर्वेशन बोला गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। उसके बाद आई इंदिरा सानी का केस 1992, ठीक है। अब इंदिरा सानी का केस जो है उसके अंदर क्या हेल्ड किया गया, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने बोला caste is a determinant of class in Indian context, ठीक है ना, कि किस कास्ट के हो उसी से डिटरमिन होता है। एंड देयरफॉर, ठीक है, उन्होंने कहा, उन्होंने अपहेल्ड करी, अपहेल्ड इसी बेसिस पे उन्होंने अपहेल्ड करी, मतलब कहा कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए वॉज वैलिड, ठीक है ना, कि ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट ये बोला, बट उन्होंने कहा, ठीक है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इक्वालिटी 50% ऑफ रिजर्वेशन क्रॉस नहीं कर सकता, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना। और इसके अंदर इन्होंने क्रीमी लेयर का भी कॉन्सेप्ट लेकर आए, ठीक है ना, प्रोवाइडेड for exclusion of creamy layer from OBC। अब यहाँ पे आप समझ रहे हो, इंदिरा सानी के केस के अंदर, इंदिरा सानी जजमेंट के अंदर, केस के अंदर देयर आर 3 थिंग्स। इंदिरा सानी केस के अंदर क्या बोला जा रहा है? 3 चीजें बोली जा रही है। इंदिरा सानी में 3 चीजें क्या बोली जा रही है? एक तो बोला जा रहा है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगी। दूसरा कहा कि 27% ओबीसी को जो दी जा रही है रिजर्वेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि कास्ट जो है वही क्लास डिसाइड करती है इंडिया में। तीसरी चीज कहा कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेकर आओ, ठीक है ना, क्रीमी लेयर जो है ओबीसी से बाहर रहेगी। तो ये इंदिरा सानी की जजमेंट है। अब हमें पता होना चाहिए क्रीमी लेयर क्या है, तो जो यहाँ पर दी हुई है देखते हैं। द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग अ पर्सन फ्रॉम क्रीमी लेयर। तो ओबीसी के अंदर इंदिरा सानी केस ने क्या कॉन्सेप्ट ले डाउन करा? क्रीमी लेयर का। तो क्रीमी लेयर इज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस राम नंदन प्रसाद कमेटी की। क्रीमी लेयर किसको बोलेंगे कि हाँ ये इंसान जो है, ये परिवार जो है क्रीमी लेयर में आता है, ये जस्टिस राम नंदन प्रसाद कमेटी ने बताया। इट इज डिटर्मिन्ड बाय द पोजीशन इनकम ऑफ एन एप्लीकेंट्स पेरेंट्स अलोन। द क्राइटेरिया फॉर बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर इज पेरेंटल इनकम। जो आपकी पेरेंटल इनकम होती है वो देखी जाती है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम सैलरी एंड एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है ना। इनकम फ्रॉम सैलरी एंड एक्सक्लूडिंग, मतलब एक्सक्लूड करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी एंड एग्रीकल्चर इनकम बीइंग मोर देन ₹8 लाख ईच ईयर। अगर सैलरी को एक्सक्लूड करके और एग्रीकल्चर इनकम को एक्सक्लूड करके आपकी इनकम 8 लाख से ज्यादा बनती है, ठीक है ना, इन लास्ट 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स, तो आप एक ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हो। तो ये है ओबीसी क्रीमी लेयर। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ओबीसी क्रीमी लेयर। क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ओबीसी क्रीमी लेयर का, ठीक है ना। तो रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन recommendations of Justice Ram
नंदन प्रसाद कमिटी 1993, ठीक है ना। इट इज डिटर्मिन्ड बाय द पोजीशन और इनकम ऑफ एप्लीकेंट्स पेरेंट्स अलोन। जो एप्लीकेंट है उसके माँ बाप की इनकम देखी जाती है। क्राइटेरिया क्या रहता है? क्राइटेरिया फॉर बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर फ्रॉम सैलरी एंड एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है ना। इस पेरेंटल इनकम एक्सक्लूडिंग, ये एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड, ये वाली इनकम एक्सक्लूडेड है। अगर कोई और इनकम बीइंग मोर देन एक्सक्लूडिंग इनकम, एक मिनट पूरा लिखना पड़ेगा। क्राइटेरिया फॉर बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर, कहाँ से लेयर इज पेरेंटल इनकम, क्रीमी लेयर इज पेरेंटल इनकम excluding income from salary and agricultural income being more than rupees 8 lakh in each year in last 3 consecutive फाइनेंशियल ईयर्स। लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में अगर सैलरी और एग्रीकल्चर के अलावा 8 लाख प्लस इनकम जा रही है तो वो ओबीसी है, ठीक है। अब एक रोहिणी कमीशन बैठी हुई है, वो देख रही है सब कैटेगराइजेशन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ठीक है रिजर्वेशन तो दे दी है, ठीक है ना, बट प्रॉब्लम क्या है? अब जो ओबीसी के अंदर, ठीक है ना, ओबीसी या एससी या एसटी जो टॉप पे पहुंच गए हैं, मान लो जिनके पेरेंट्स आईएएस ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनको भी मिल रही है रिजर्वेशन। तो अब वो बच्चे तो मतलब दे हैव एवरीथिंग, तो ऑब्वियसली वो अपनी ही कैटेगरी के जो लोग जो नीचे हैं वो नीचे रह गए, जो ऊपर हैं वो ऊपर जा रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं इस वाली कैटेगरी का क्या करें, इनको कैसे ऊपर लेकर आएं? तो इसके लिए सब कैटेगराइजेशन करनी ज़रूरी है, वो कह रहे हैं। तो इसके लिए अब सब रोहिणी कमेटी बैठी है, किसके लिए? सेटअप फॉर प्रोवाइडिंग recommendation on सब कैटेगराइजेशन among ओबीसी कास्ट की जो पिछड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा ऊपर लेकर आया जाए। वो कैसे होगा कि उनको थोड़ा कोटा, मतलब 27% में से उनको स्पेसिफिक कोटाज या फिर कुछ अलॉट किया जाए। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ऐसा सा कुछ सिनेरियो है। उसके बाद आगे चलेंगे, पता चला है कि डीप ओशन के अंदर भी ऑक्सीजन है। डीप ऑक्सीजन, अननोन प्रोसेसेस प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन डीप इन वर्ल्ड ओशन वेयर देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। अभी तक हमें यही पता है कि पेड़ है, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, उनकी फोटोसिंथेसिस की वजह से O2 ऑक्सीजन बनता है। बट डीप सी के अंदर जहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे तो सनलाइट ही नहीं पहुंच रही है, बट वहां पर भी ऑक्सीजन जो है वो बन रही है। कैसे बन रही है? वो कह रहे हैं कि शायद जो वहां पर मिनरल्स हैं, ठीक है ना, जिसको ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स बोलते हैं, उनकी वजह से बन रही हो सकती है। बट यहाँ पर रिसर्च ने क्या पाया है कि अननोन प्रोसेस is producing oxygen deep in world's oceans। डीप इन वर्ल्ड ओशन क्या हो रहा है? अननोन प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, इवन दो वेयर इट इज टू डार्क फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस अगर कुछ ऐसा सा है तो यहाँ पे माइनिंग हो सकती है।
Many governments are also bound to take notice of the expenditure transporting electric charges, monometric nodules और lumps of iron, manganese। तो वो कह रहे हैं कि lump of iron, manganese जो है वो कुछ कर आके O2 प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट यहाँ पर अगर आयरन, मैग्नीज ये मेटल्स अवेलेबल हैं तो क्या इनकी माइनिंग हो सकती है, ये जो है वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स देखने वाली हैं। ठीक है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि एक अननोन प्रोसेस जो है वो डीप ओशन में ऑक्सीजन O2 प्रोड्यूस कर रहा है, इवन दो देयर इज नो फोटोसिंथेसिस हैपनिंग। लुइस हैमिल्टन जो हैं वो जीत गए हैं बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स। लुइस हैमिल्टन जो है वो क्या जीत गए हैं, बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है जी, आगे चलेंगे। एवरी इंडियन इज प्राउड सेज हेड कोच सुमा शिरूर। तो हेड कोच कौन है शूटिंग के, ठीक है, सुमा शिरूर हैं। उसके बाद खामेनी फॉर्मली ग्रांट्स पेजेश्कियन प्रेसिडेंशियल पावर्स। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतोल्ला अली खामेनी जो है, उन्होंने ऑफिशियली मसूद पेजेश्कियन को प्रेसिडेंशियल जो ड्यूटीज़ हैं वो दे दी हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ईरान सुप्रीम लीडर। आपको पता होना चाहिए कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो कौन है, वो है आयतोल्ला अली खामेनी। ठीक है ना, अब ये जो है ये मतलब क्लर्जी के हेड हैं, सुप्रीम लीडर मतलब क्लर्जी के हेड, मतलब वहाँ पे कौन है, मुस्लिम्स, जो मुस्लिम्स के हेड हैं, तो वहाँ पर यस क्लर्जी के चलती है, तो वो जो है उनके पास मेजर पावर्स हैं और उन्होंने पावर अब आगे ऑफिशियल इंडोर्समेंट ऑफ फॉर्मली ग्रांट्स Iran's president जिन्होंने इलेक्शंस जीते हैं। मसूर की दाल होती है ना, तो ये मसूद हो गया, पीछे डी लगा दिया आर की जगह। ठीक है, पेजेश्कियन। ठीक है, तो ये है प्रेसिडेंट और ये कौन से कैंप को बिलोंग करते हैं, रिफॉर्मिस्ट कैंप्स कैंडिडेट। रिफॉर्मिस्ट मतलब चेंज में, बदलाव में यकीन रखते हैं। ठीक है, तो ये है। उसके बाद और वहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, थियोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थियोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसकी चलती है, क्लर्जी की। क्लर्जी क्या होते हैं, रिलीजियस हेड्स। यहाँ पे रिलीजियस हेड्स कौन से हैं, मुस्लिम्स मतलब मौलवीज। ठीक है, तो ये है थियोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आगे, US revamps military posts in Japan to counter China. The United States said on Sunday it would revamp its military command in Japan to deepen coordination with its allies forces. Allies क्या होते हैं, friends, जो उनकी साइड पर हैं। As two countries labor China's the greatest strategic challenge facing the region. अब यहाँ पर US से revamps military posts in Japan टू काउंटर चाइना को काउंटर करने के लिए जो ये पोस्ट हैं वो कहाँ पर यूएसए ने चेंज करे, जापान के अंदर यूएसए ने चेंज करे। किसको काउंटर करने के लिए, चाइना को। उसके बाद इटली एंड चाइना साइन अ 3-year एक्शन प्लान। देखो यार, इटली कौन से कैंप का है, यूरोप के कैंप का है, यूरोप के यूरोपियन कंट्री है और किसके साथ होगा, ये यूएसए के साथ होगा। बट ये चाइना के साथ अग्रीमेंट कर रहा है जो यूएसए का दुश्मन है। तो अब चल क्या रहा है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तभी। इटली एंड चाइना साइन अ 3-year एक्शन प्लान। 3-year एक्शन प्लान। ठीक है, 3-year एक्शन प्लान किसके, जो पहले अग्रीमेंट साइन हुए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फॉर इम्प्लीमेंटेशन टू इम्प्लीमेंट पास्ट अग्रीमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट विद न्यू फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन। तो देख रहे हैं कि नए तरीके से वो कोऑपरेशन करेंगे पास्ट अग्रीमेंट्स जो हो रखे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर, पीएम ऑफ इटली कौन है, पीएम ऑफ इटली जो है वो है जॉर्जिया मेलोनी।
ठीक है ना, जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, अब अगर हम इटली को याद करें तो इटली में क्या हुआ था, इटली के अंदर G7 हुआ इस बार, G7 होस्ट किया इटली ने, ठीक है ना, और इंडिया को भी इनवाइट किया था उसमें। We are currently having a lot of work to do, and I am convinced that this work can be useful at the global level. Chinese President Li Qiang, her 5-day visit comes several months after Italy dropped out of China's Road Belt and Road Initiative. ठीक है ना, Italy dropped out of China's Belt and Road इनिशिएटिव। जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उससे इटली ड्रॉप आउट कर चुका है। नाउ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर ट्रेड, कि हम ट्रेड कर सके आपस में, तो हम इंफ्रा डेवलप करेंगे ताकि ट्रेड कर सके, रोड्स बनाएंगे, ठीक है, ब्रिजेस बनाएंगे, रेलवेज बनाएंगे, पोर्ट्स बनाएंगे ताकि ट्रेड कर सकें। उससे इटली जो थी ओनली यूरोपियन कंट्री थी जो इसका पार्ट थी, ओनली यूरोपियन कंट्री जो इसका पार्ट थी, एंड वो ड्रॉप आउट कर गए। बट अभी भी ये कह रहे हैं कि कुछ और जो हमारे अग्रीमेंट्स है उसके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, इटली ने साइन किया है चाइना के साथ। Israel was to avenge strike that killed 12 in Golan Heights. गोलन हाइट्स में कल इसराइल के 12 लोग जो है उनकी डेथ हो गई। गोलन हाइट्स पे किसने अटैक किया, लेबनान के हेजबोला ने, लेबनान का ग्रुप है हेजबोला, उन्होंने किया। तो यहाँ पे लिखेंगे लेबनान ग्रुप हेजबोला। तो हेजबोला किस जैसा है, हेजबोला को आप हाजमोला से याद कर सकते हो, ठीक है, ये हाजमोला, तो ये जो ए है इसको ई कर देंगे, एम जो है बी, तो हजबोला इस हाजमोला लेबनान का ग्रुप है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अटैक्ड गोलन हाइट्स, ठीक है ना, और उसमें 12 लोग मर गए। ठीक है ना, अब अटैक किया और सेवरल किल्ड, यहाँ पे लिख लो सेवरल किल्ड। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमें 2 से 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो कि हेजबोला जो है वो किसका है, लेबनान का है, लेबनान में है। ठीक है ना, दूसरा गोलन हाइट्स करके कुछ है, ठीक है ना, और तीसरा कि जो हेजबोला है वो ईरान का बैकिंग रखता है, हमास की साइड वो ले रहा है। ठीक है ना, हमास जिसमें इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है। अब व्हाट इज हेजबोला, एन ईरान बैक्ड इस्लामिस्ट मूवमेंट which one of the most powerful paramilitary forces in the Middle East. Hezbollah is seen as Iran's most effective non-state partner, possessing an estimated 150,000 rockets that could overwhelm Israel's defenses if an all-out war breaks out. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इनके पास बहुत सारे रॉकेट हैं, अगर पूरी वॉर ब्रेकआउट हो जाती है तो इसराइल के जो आयरन डोम सिस्टम है जो इसका प्रोटेक्शन करता है रॉकेट से, वो भी शायद इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो भी शायद इसराइल को ना बचा सके, ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए, हेजबोला के बारे में लिखेंगे, हेजबोला क्या है, ईरान बैक्ड इस्लामिस्ट मूवमेंट, ईरान बैक्ड इस्लामिस्ट मूवमेंट ये है। ठीक है, इजराइल सीज्ड, अब यहाँ पर हमें बता रहे हैं गोलन हाइट्स के बारे में। किसके बारे में बता रहे हैं, गोलन हाइट्स के बारे में, क्योंकि गोलन हाइट्स जो है वो न्यूज़ में आई है, तो वी नीड टू नो अबाउट इट। गोलन हाइट्स क्या है, इजराइल सीज द गोलन हाइट्स फ्रॉम सीरिया इन, अब यहाँ पे लिखेंगे इजराइल टुक गोलन हाइट्स from Syria in 1967 6-day war। तो इनके 6 दिन की वॉर हुई थी सीरिया के साथ, और उसके अंदर इसराइल ने गोलन हाइट्स सीरिया से ले लिया था। यहाँ पर मोस्टली सीरियन अरब एमिरेट्स जो इनहेबिटेंट्स हैं, ठीक है ना, एन आर्मी टाइस लाइन वॉज एस्टैब्लिश एंड द रीजन केम अंडर इजरायली मिलिट्री कंट्रोल। ऑलमोस्ट इमीडिएटली इजराइल बिगैन टू सेटल द गोलन। सीरिया रिटायर्ड टू रीटेक द गोलन हाइट्स, रीट्राइड, ठीक है ना, सीरिया रीट्राइड टू टेक Golan Heights in 1973
मिडल ईस्ट वॉर, ठीक है ना, couldn't take, नहीं ले पाया। 74 के अंदर, 1974 के अंदर both countries signed armistice and a UN observer force was in place, ठीक है ना, फॉर सीज फायर, की कोई भी फायरिंग ना हो, तो ये बैठ गए थे वहां पर। 1981 इजराइल अनेक्स्ड गोलन हाइट्स, ठीक है ना, इजराइल ले गया गोलन हाइट्स। तो आज की डेट में इजराइल के पास है। तो ये आपको पूरी स्टोरी याद रखनी होगी कि कब कब क्या क्या हुआ, ईयर्स हैं तो रट्टा मारना पड़ेगा। Sites ease is norm for agar wood export move to benefit lakhs of farmers from northeast. अब क्या है, India has successfully prevented the inclusion of agarwood Aculearia malacensis in review of significant trade of the Convention on International Trade in endangered. तो यहाँ पर prevented inclusion of this particular form of wood, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे India successfully prevented inclusion of agarwood in review of significant trade of sites की फुल फॉर्म क्या है, sites is Convention on International Trade in endangered species of wild fauna and flora, ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यू एक्सपोर्ट कोटा ऑफ हाईली वैल्यूएबल अराउंड रीजन्स वुड एंड ऑयल फ्रॉम सिंस अगर वुड इज कल्टिवेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया स्पेशली नॉर्थ ईस्ट, तो इससे बेनिफिट होंगे। पहले वो क्या था कि प्राइवेट जो लगा होता था उसको भी नहीं काटने देते थे क्योंकि ये इंडेंजर्ड बोला जाता था अगर वुड को, बट अब वो काट पाएंगे, ठीक है ना। फार्मिंग हैपन्स इन, कल्टिवेशन टेक्स प्लेस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कल्टिवेशन टेक्स प्लेस इन northeastern states, ठीक है। उसके बाद a category of species that are not necessarily threatened but those trade must be controlled। तो यहाँ पर Aquaria was listed in 1995 में कि कंट्रोल करो। the removal of India from RST for river was achieved based on, तो अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 1994 के अंदर this was added, जो ऊपर लिखा है was listed in appendix 2 of sites, a category of species that are not necessarily threatened but whose trade must be controlled, ठीक है ना। रिमूवल ऑफ दिस वुड अलाउ ट्रेड टू हैपन, मतलब प्राइवेट उसमें से निकाल लेंगे। अब ये 1994 में ऐड हुआ था, कौन सा, अगरवुड, ठीक है ना। अब रिमूव कर दिया, आगे चलेंगे। सीक्रेट चेंजेस हैव बीन मेड टू ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग बिल, वो कह रहे हैं चेंजेस लेकर रहे हैं ड्राफ्ट बिल के अंदर, जिसके अंदर जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया वाले हैं वो आंसरेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ऑन सैटरडे डिक्राइड सीक्रेट चेंजेस दैट द ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल विच एक्सपैंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड ऑनलाइन न्यूज एंड entertainment media
सिलेक्टिव इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम लेबर, ये चेंजेस वो कह रहे हैं कि जो चेंजेस लेकर आए हैं विदाउट रिप्रेजेंटेशन वाला लेकर आए हैं, ड्राफ्ट है मतलब प्रपोजल है अभी तो. अ प्रेस नोट फ्रॉम द ओनली वर्जन ऑफ द बिल रिलीज्ड फॉर द पब्लिक टू कमेंट ऑन सेट दैट इट कैन अटेम्प्ट टू रिप्लेस केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995. स्ट्रीमिंग सर्विसेज आर रिक्वायर्ड इन दिस वर्जन टू कॉन्स्टिट्यूट कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटीज. कंटेंट इवैल्यूएशन होगा, जो भी स्ट्रीमिंग हो रही है जैसे अमेजॉन नेटफ्लिक्स पर, वो उनके ऊपर नज़र रखेंगे. जो यूट्यूब पे कंटेंट डल रहा है उसके ऊपर भी नज़र होगा. तो कहा जा रहा है कि होगा, अभी ये पक्का नहीं हुआ है तो इसलिए हम इसके अभी नोट्स नहीं बनाएंगे. ठीक है. उसके बाद ब्रिंग बैक नेताजीज रिमेन्स फ्रॉम जापान. तो उनके जो ग्रैंड नेफ्यू हैं सुभाष चंद्र जी के, वो कह रहे हैं कि आप जो जापान में उनके रिमेन्स पड़े हैं वो वापस लेकर आइए. रेनकोजी टेम्पल में पड़े हैं. ठीक है ना. तो हमें पता होना चाहिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस रिमेन्स इन रेनकोजी टेम्पल इन जापान. ठीक है. जापान में है, रेनकोजी टेम्पल में. ठीक है. अल्ट्राटेक टू एक्वायर इंडिया सीमेंट्स, बस सिंपली एक लाइन में लिख देंगे, अल्ट्राटेक टू एक्वायर इंडिया सीमेंट्स. चेयर इंडिया एथलीट टेकिंग पार्ट इन, वो इंडिया को कह रहे हैं कि आप जो हमारे एथलीट्स पेरिस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको चेयर करो. अब किस किस चीज़ों के बारे में मन की बात में बात हुई. मानस की बात हुई. अ स्पेशल सेंटर विद टोल फ्री हेल्पलाइन फॉर सपोर्ट एंड रिहेबिलिटेशन. सपोर्ट एंड रिहेबिलिटेशन ड्रग अब्यूज़ के लिए ये है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे मानस. क्या है? मानस. मानस क्या है? मानस इज स्पेशल सेंटर फॉर ड्रग अब्यूज केसेस. ठीक है. टोल फ्री हेल्पलाइन that is 1933 for support and rehabilitation. ठीक है. On the issue of tourism, he said it was a matter of pride that all Indians that चराइदियो मॉडम्स जो है असम में जो थे, होम डायनेस्टी के जो बरियल वो हैं, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड हो गए. ये 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है. असम की कल्चरल कैटेगरी में फर्स्ट है, वैसे जो है थर्ड है. द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो मेंशन प्रोजेक्ट परी. ठीक है ना. परी प्रोजेक्ट क्या है? परी प्रोजेक्ट क्या है? इट वॉज बिकमिंग अ ग्रेट मीडियम टू ब्रिंग एमर्जिंग आर्टिस्ट emerging artists on one platform to popularize public art. ठीक है ना. आर्टिसंस को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आओ ताकि जो आर्ट है उसको कर सकें. ठीक है. यू मस्ट हैव सीन द ब्यूटिफुल पेंटिंग आर मेड ऑन द रोड साइड्स, ऑन वॉल्स, इन अंडरपासेस. द आर्टिफैक्ट्स आर मेड बाय सेम आर्टिस्ट हु आर एसोसिएटेड विद. तो पब्लिक प्लेसेस पे वो बनाते हैं. ठीक है ना. पब्लिक प्लेसेस जैसे कि ब्रिजेस, रोड्स, ये लोग ही बना रहे हैं. तो इनको प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहे हैं पॉपुलराइज करने के लिए. उन्नति क्या स्कीम है? सेल्फ हेल्प ग्रुप. उन्नति सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन करा. ठीक है. जहाँ पर ब्लॉक पेंटिंग सिखाई जा रही है. तो ये है. उसके बाद टाइगर डे. किसके बारे में बात करा? टाइगर डे के बारे में. टाइगर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ऑब्जर्व्ड ऑन 29 जुलाई वर्ल्ड ओवर, पूरे वर्ल्ड में ऑब्जर्व किया जाता है. ठीक है. उसके बाद कुल्हाड़ी बंद पंचायत कैंपेन. कुल्हाड़ी बंद पंचायत कैंपेन क्या है? कि पेड़ नहीं काटेंगे. ठीक है ना. ये कहाँ का है? राजस्थान, रणथंभौर पंचायत कैंपेन.
ठीक है ना, local communities have taken oath, local communities had taken an oath that they would not cut forest trees, पेड़ नहीं काटेंगे फॉरेस्ट ट्रीज के, ठीक है ना। ये कौन सा कैंपेन है? कुल्हाड़ी बंद कैंपेन। कहाँ पर आया? रणथंभौर राजस्थान की पंचायत में लोकल कम्युनिटीज ने ओथ ली कि हम पेड़ नहीं काटेंगे, फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं वो नहीं काटेंगे। उसके बाद सेवरल फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स ऑफ माइन रिसीव्ड, तो मतलब नंबर कोई जैसे जिस नंबर से कॉल आ रहा है एक्चुअली उस नंबर से कॉल नहीं आ रहा, किसी और नंबर से कॉल आ रहा है, तो ये हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉलर आईडी स्पूफिंग। क्या कहते हैं इसको? कॉलर आईडी स्पूफिंग। कॉलर आईडी स्पूफिंग। कॉलर आईडी स्पूफिंग। कॉलर आईडी स्पूफिंग में क्या है? इज अ टेक्निक with which phone number that a call appears to originate from can be falsified, ठीक है ना। आपको नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 से आ रहा है, बट वो 82164988 शो कर रहा है, ऐसा सा कुछ, उसको कहते हैं कॉलर आईडी स्पूफिंग, ठीक है। ये हो रही है। साउथ अफ्रीका's प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा साइंड इनटू लॉ अ पीस ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन क्या होती है? लॉ, ठीक है। लेजिस्लेचर क्या होती है? लॉ मेकिंग बॉडी। लेजिस्लेचर क्या होती है? लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है। piece of legislation that will impose mandatory curbs on emissions from large fossil fuel heavy industries and require climate adaptation plans from towns and villages, ठीक है। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका signed into law a legislation that will impose mandatory curbs on the emissions from large fossil fuel heavy industries and require climate adaptation plans from towns। मतलब पॉल्यूशन पे वो लगाया कि कुछ एक्शन लेना पड़ेगा पॉल्यूशन कम करने के लिए। और ये क्यों लिया है? टू मीट कमिटमेंट्स अंडर पेरिस अग्रीमेंट। पेरिस अग्रीमेंट में क्या है कि हमको वर्ल्ड का टेम्परेचर कितना पे रोकना है? 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वहाँ पर रोकना है हमको। ये पेरिस अग्रीमेंट में कहा गया था, कब? 2015 में, ठीक है ना। टेम्परेचर कहाँ पे रोकना है? 1.5 में ही ऐसा बोला। 2 डिग्री सेल्सियस के पार तो जाने ही देना, वो कह रहे 1.5 डिग्री सेल्सियस पे रोक लेना, ऐसा बोल रहे थे, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट। loggery.in पर जा सकते हैं। जून का जो कंपाइलेशन है वो डल चुका है, ठीक है। मैं लिंक भी शेयर करवा दूंगी। आज Jan to जून के जो कंपाइलेशंस हैं करंट अफेयर्स में, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, ये आपको 1500 का मिल रहा है। वैसे जो एक आपको मंथ का मिलता है वो 300 का मिलता है। वैलिडिटी बहुत मिलती है। इसकी भी जो वैलिडिटी है वो जून 2025 तक आपको मिल रही है, ठीक है। दैट्स इट। loggery एजुकेरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय।